बच्चों, तो आज जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर, ईथर के भौतिक गुण, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। और इसमें 4 मेन हेडिंग्स हैं, जो 4 मेन टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर में। एक है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, दूसरा है इनफ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता, ठीक है, तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट और चौथा है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है भौतिक अवस्था। तो ईथर के बारे में अगर देखा जाए, डाई एथिल ईथर, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक अवस्था डाई एथिल ईथर, दिस इज फिजिकल स्टेट ऑफ डाई एथिल ईथर। तो सिंपल है क्या, ये रंगहीन और मीठी गंध, मतलब थोड़ा स्वीट स्मेल होती है, का वाष्पशील द्रव होता है। ध्यान रखिएगा, इसकी वाष्पशीलता बहुत ज़्यादा होती है, वाष्पशीलता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये अगर जैसे हाथ में लग जाए, हाथ में अगर लग जाए तो चूँकि वाष्पशीलता बहुत ज़्यादा होती है तो हाथ में हमें ठंडक महसूस कराता है। आपने पेट्रोल अगर हाथ में गिर जाता है तो आप देखिए उड़ जाता है, तो तुरंत ठंडा महसूस होता है, वो भी वाष्पशीलता के कारण ही होता है, ठीक है। आप आयोडेक्स या बाम लगाते हैं तो वो भी जो आपको थोड़ी सी देर बाद जो आपको ठंडक महसूस कराता है वो भी वेपराइजेशन के कारण ही होता है। तो वाष्पीकरण होने के पश्चात जो कोशिकाएँ हैं वहाँ का टेम्परेचर रेस्पेक्टिव कोशिकाओं की अपेक्षा कम हो जाता है, इसलिए वो पोर्शन जिस पार्ट पे आपने अप्लाई किया है उसको, वो हिस्सा ठंडा महसूस होता है बॉडी पार्ट के अदर हिस्से से, ठीक है। तो वाष्पशीलता के कारण जो है वो ईथर ठंडा महसूस कराता है। और एक चीज़, ये ठंडक महसूस कराता है, ये भी कह सकते हैं। और कारण क्या है, वाष्पशीलता, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, ये जो है अगर सूंघ लिया जाए, मतलब ईथर को या डाई एथिल ईथर को सूंघ लिया जाए तो सामान्य निश्चेतता भी उत्पन्न हो जाती है, मतलब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बहुत ज़्यादा डीप एनेस्थीसिक टाइप का नहीं होता, ये जो नॉर्मल या जनरल एनेस्थीसिया होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सूंघने पर निश्चेतता मतलब बेहोशी कह सकते हैं, उत्पन्न होती है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि सूंघने पर गंध थोड़ी मीठी होती है तो निश्चेतता उत्पन्न होगी, ठीक है। हाँ, मीठी गंध होती है तो स्वीट स्मेल होने के कारण जो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो प्रभावित होता है, जिसके कारण निश्चेतता उत्पन्न हो जाती है। अगला हिस्सा इसका है और वो है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता मतलब ये जलता है, जी हाँ, बहुत तीव्रता से जलता है। जैसे पेट्रोल की वाष्प को अगर आप इग्नाइट कर दीजिए तो बड़ी तेज़ी से जलेगा, वैसे ही ईथर भी वाष्पशीलता के कारण, या कह सकते हैं उच्च वाष्पशीलता के कारण ये बहुत ज़्यादा जलता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है। और ख़ास बात क्या है, अगर आप ईथर, ये जो डाई एथिल ईथर है और ऑक्सीजन का मिक्सचर अगर देखें तो ये विस्फोट पैदा करता है। ध्यान रखिएगा, एक्सप्लोसिव होता है ये, जी हाँ। ईथर प्लस ऑक्सीजन का जो मिक्सचर अगर ये इग्नाइट किया जाएगा तो ये विस्फोटक हो जाता है। तीसरा हिस्सा देखो, पार्ट है क्वथनांक का, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये बहुत ही रेस्पेक्टिव और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस डाई एथिल ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, इस क्वथनांक में 2 प्रॉपर्टी मैच करती है और उस पर रीज़न भी बन जाते हैं, ठीक है। रीज़न वाले क्वेश्चन बनते हैं। पहला हिस्सा ये है कि ये जो डाई एथिल ईथर है C2H5O, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो होता है बेटा 34.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये कि डाई एथिल ईथर, अगर इसका आप अणुभार देखिए, इसका अणुभार, तो ये 12, 24 और 5 29 और ये 29 और 29 ये भी हो गया, वो भी 29 ये भी हो गया, 58 और 16 74 आएगा, ठीक है। तो इसका जो अणुभार आता है वो 74 होता है। अणुभार 74 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 34.5। तो इतना कम क्यों है, तो उसका रीज़न याद रखिएगा कि डाई एथिल ईथर या दूसरा कोई और ईथर, इस केस में ले लें अगर हम, तो डाई एथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है, कहाँ, डाई एथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसका क्वथनांक अणुभार 74 होने के बावजूद भी क्या होता है,
कम होता है, या कह सकते हैं कि डाई एथिल ईथर की वाष्पशीलता ज़्यादा क्यों होती है। अगर ये सवाल बने कि डाई एथिल ईथर की वाष्पशीलता ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका भी रीज़न यही होगा कि डाई एथिल ईथर के अणुओं, जैसे ईथर और एक अणु के बीच में आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर फोर्सेज लाइक लंदन बल्ब या डिस्पर्सन फोर्सेज, डाई या पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, या पोलर मॉलिक्यूल। तो जो ध्रुवीय आकर्षण बल है या वांडर वाल फोर्सेज हैं या परिक्षेपण बल है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका क्वथनांक कम होता है, 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी सवाल कि इसकी वाष्पशीलता ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका भी रीज़न यही होगा कि डाई एथिल ईथर के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसीलिए इसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होती है। ये देखो लिखा है ना, उच्च वाष्पशीलता। तो अब सवाल ये बन सकता है कि आखिर वाष्पशील ज़्यादा क्यों होता है, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं होता। और एक चीज़ और, अब हम थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। डाई एथिल ईथर का अणुभार है 74, क्वथनांक है 34.5। अब इसी का एक दूसरा कह सकते हैं पेरेंट मॉलिक्यूल C2H5OH, इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो मिलेगा 78.6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 78.4 या 78.4 कर दो, 78.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और इसका अणुभार अगर आप देखें, अणुभार तो 12, 24 और 6, 30 और 16, 46, मतलब इसका अणुभार आ गया 46। अब आप जरा देखो, इसका अणुभार कम है लेकिन क्वथनांक क्या है, ज़्यादा। इसका अणुभार कम है लेकिन क्वथनांक ज़्यादा है, जबकि डाई एथिल ईथर का अणुभार ज़्यादा है और क्वथनांक क्या है, कम। तो सवाल ये बनता है कि एल्कोहल और ईथर, ये C2H5 कॉमन एल्कोहल C2H5OH, और ईथर में ईथर का क्वथनांक कम होता है जबकि एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है, क्यों? तो सिंपल रीज़न, एल्कोहल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध मिलता है जबकि डाई एथिल ईथर के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध नहीं मिलता। मतलब यहाँ एल्कोहल ROH ये हो गया। ऐसे अगला मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं ROH, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, तो इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे इधर हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करते हैं अगर आप, तो हाइड्रोजन जब नॉफ से अटैच होता है, किससे अटैच होता है, नॉफ से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अगर डायरेक्ट अटैच है तो वहाँ पॉसिबिलिटी बनती है हाइड्रोजन बंध की। कुछ कंपाउंड हैं जहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, रेस्पेक्टिव स्पेशल केसेस हैं कुछ। अदरवाइज हाइड्रोजन बंध के बनने की सामान्य कंडीशन है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो किससे, नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, कार्बन से अटैच है। इस एल्कोहल में हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है हाइड्रोजन बंध के पाए जाने की। और हाइड्रोजन बंध के बनने के कारण इसका अणुभार कम होने के बावजूद इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो सिंपल एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एल्कोहल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि ईथर के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इसी कारण ईथर का अणुभार ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका क्वथनांक कम होता है जबकि एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है। ठीक, अगला और लास्ट हिस्सा देखो सॉल्युबिलिटी का विलेयता। अब एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध के बनने की संभावना तो है नहीं, तो ईथर जो है, ईथर वो जल में कम घुलता है, ईथर जल में अल्प विलेय होता है। ईथर जो है बेटा जल में अल्प विलेय, अप्रॉक्सीमेटली 8% सॉल्युबल होता है, 8%, ज़्यादा नहीं होता। तो ईथर जल में अल्प विलेय होता है। और अगर इसका रीज़न पूछा जाए कि इसका कारण क्या है, तो आप देखेंगे कि ईथर और जल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनता है लेकिन बहुत ही कम प्रतिशत मात्रा में, या उसका जो एक्सटेंट होता है, मतलब ईथर और जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो एल्कोहल के सापेक्ष बहुत कम होती है। इसीलिए ईथर जो है वो जल में कम घुलता है। हम दिखा दे रहे हैं C2H5O, C2H5 ये हो गया और ये है वाटर। ठीक, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, और ये पार्शियल निगेटिव ईथर वाला, पार्शियल निगेटिव। ठीक है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा लेकिन इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कम होती है, तो ये लेस एक्सटेंट में बनता है, प्रतिशत मात्रा कम होती है, इसीलिए ईथर जल में कम घुलते हैं। ठीक, दूसरा हिस्सा इसका। अब ये जो ईथर हैं वो कार्बनिक विलायकों में बहुत आसानी से घुल जाते हैं।
कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं, तो कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय, ठीक है, पूर्ण विलय होते क्यों? ईथर पोलर है बावजूद, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो कार्बनिक विलय ज़्यादातर कार्बनिक विलायकों में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, है ना, या एन हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, इन सब लिक्विड में बड़ी आसानी से ईथर सॉल्युबल हो जाता है। ईथर बहुत आसानी से घुल जाता है, जल में बहुत कम घुलता है, अप्रॉक्सीमेटली 8% ही घुलता है। और एक चीज़ बता दें हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप चेक करेंगे तो जो डाई एथिल ईथर, ये एथॉक्सी एथेन या C2H5OC2H5, इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व है वो भी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 ग्राम पर ml, ठीक है, 0.78 ग्राम पर ml, बहुत कम होती है डेंसिटी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई एथिल ईथर का जो घनत्व है वो 0.718 ग्राम प्रति ml होता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर। एक बात हम और बता दें आपके ईथर के लिए, ईथर जो है वो तेल, वसा, इन सब के लिए अगर आप देखें तो ये एज अ सॉल्वेंट भी बिहेव करता है। ईथर खुद तेल के लिए, वसा के लिए, मोम के लिए, इन सब के लिए एज अ विलायक या एज अ सॉल्वेंट भी बिहेव करता है। तो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायथिल ईथर, ठीक है। इसमें भी कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और नोट्स प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।